Hello and a very warm welcome to all the book lovers out there and this is your favorite bookworm विकास मुनोत and आप मुझे सुन रहे हैं एक प्रोग्राम में जिसका नाम है बुक वर्ल्ड ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम अलका जोशी की नॉवल सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द हेना आर्टिस्ट। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लक्ष्मी जो है वो बहुत ही मेहनत करके आखिर कामयाब हो जाती हैं पैलेस का कमीशन लेने में, और लतिका से उनकी मुलाकात होती है, महारानी लतिका से, और वो उनको क्योर भी कर देती हैं। वो एक अच्छा, बहुत ही एक पॉजिटिव पड़ाव था। और उसके बाद हमने देखा कि राधा जो लक्ष्मी की छोटी बहन है उसकी एजुकेशन भी शुरू हो जाती है और वो महारानी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। वो भी एक अचीवमेंट लक्ष्मी के लिए। और उनका घर भी ऑलमोस्ट बनने के कगार पे आ खड़ा होता है और बन भी जाता है। हमने उनका गृह प्रवेश का वो पूरा एपिसोड भी देखा और बहुत ही अच्छी चल रही थी लाइफ। और अचानक हमने ये भी पढ़ा कि राधा प्रेग्नेंट हो जाती है और उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये मिलती है कि उस बच्चे का बाप रवि सिंह जो पार्वती सिंह का बेटा है। अब आगे, मेरे पैरों तले जैसे कोई जमीन को खींच के निकाल रहा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सुन रही हूँ और आगे क्या करूं। सिर्फ मेरा ही नहीं, कांता का भी यही हाल था। उस बेचारी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। हमने राधा को बहुत समझाने की कोशिश की। हमने बताया उसको कि लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से ऐसे प्यार कर बैठो और ऊंचे खानदान के लोग गरीबों से शादी कर ले या घर बसा ले अपना। मगर राधा लाइक ऑल टीनेजर्स मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि थोड़े दिन कांता के पास राधा रहेगी, तब तक उसे कुछ हम मना लेंगे, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। यही सोचती हुई मैं वहाँ से निकली और पता नहीं चलते चलते मैं आ गई गुलाब नगर। गुलाब नगर वो एरिया है जयपुर में जहाँ पे हर तरह की प्रोस्टिट्यूट्स मिल जाती हैं। तो पहले एक बहुत ही झोपड़पट्टी का इलाका आता है जहाँ पे जो औरतें होती है बहुत ही गंदी, बराबर ड्रेस नहीं किए होती है, उनके साथ एक रात गुजारने के लिए एक आदमी को 20 रुपये खर्च करे तो बस है। उसके बाद और थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़ी ठीक ठाक मकान की बिल्डिंग्स रहेंगी और वहाँ पे जो कॉर्टिजन्स या प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो थोड़ी ढंग के कपड़े पहन के, मतलब अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल और रखती हैं और उनके साथ रात स्पेंड करने के लिए एक आदमी को 100 से 500 रुपये देने पड़ते हैं। मैं जा ही रही थी तब मैंने देखा एक 13-14 साल की लड़की हेवीली प्रेग्नेंट, अपना सर ढके हुए। जैसे मुझे उसने देखा उसने अपना मुंह छुपा लिया और तुरंत एक घर में भाग गई। मुझे एक पल के लिए ये लगा कि कहीं वो लल्ला की भतीजी तो नहीं। जी हाँ, वही लल्ला जो पार्वती सिंह के घर काम करती थी। मगर मैं आगे चल पड़ी। फिर बहुत सारे बड़े बड़े बंगलोज थे रास्ते में। वहाँ की जो औरतें थी वो सिर्फ राजा महाराजा और बड़े बिजनेसमैन को ही सर्व करती थी, क्योंकि उनकी कीमत हजारों में जाती थी। और चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला, शायद मेरे दिमाग में था सबकॉन्शियसली कि मुझे यहीं पे आना है। मैं जा पहुंची समीर की नई गर्लफ्रेंड या कॉन्कुबाइन है उसके पास, जिसका नाम था गीता। समीर, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स या कॉन्कुबाइंस हैं। उसकी प्रेफरेंस वही है 30 से 40 साल की उम्र की बीच की जो भी विडोस हैं अच्छे घरों की, उन्हीं को प्रेफर करता था और गीता उन्हीं में से एक थी। तो मैंने पूछा समीर के बारे में तो उसने कहा समीर वहाँ पे नहीं है। तो सुबह से चूँकि मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरा सर चकराने लगा। तो गीता ने मुझे नींबू पानी पिलाया और बिठाया, मगर मैं फिर भी बैठ नहीं पा रही थी। तो मैंने उससे पूछ ही लिया आखिर कि
क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ। गीता का मन नहीं था, मगर मेरी हालत देख के वो कुछ कर भी नहीं पाई, तो अधूरे मन से वो मुझे ऊपर एक कमरे में ले गई और वहाँ पे मुझे आराम करने के लिए कहा। मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लगी, और जब मेरी आंख खुली रात को तो मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में बैठा है। तो मैंने जैसे आंखें खोली देखा समीर था वहाँ पे, और समीर ने हालचाल पूछा और वो ऐसे ही मेरे बालों से खेलने लगा। मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, मैं भी उससे बात करते करते उसके बालों से खेल रही थी, उसके गालों को सहला रही थी, और देखते ही देखते हम लोग बहुत इंटीमेट हो गए और वो रात हमने साथ में गुजार दी। 1-2 घंटे सोने के बाद मैं सुबह जब जगी तो समीर ऑलरेडी बाहर जाने के लिए रेडी हो चुका था। तब मुझे लगा कि जो बात करने के लिए मैं आई वो बात तो मैंने की ही नहीं। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह पहने और समीर को ये बात बताई। मेरे लिए ये बात बतानी बहुत मुश्किल थी समीर को कि मेरी बहन और उसके बेटे के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ और उसकी बदौलत मेरी बहन अब उस बच्चे की माँ बनने वाली है। और समीर को भी ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये नहीं था उसका मसला कि मैं सच या झूठ बोल रही हूँ, मगर उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको वो हैंडल कैसे करे। फिर हम दोनों में कुछ कहा सुनी हुई, उससे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने बोला कि देखो समीर, वो राधा बच्चा गिराने के लिए तो रेडी नहीं है, मगर मेरे पास एक और आइडिया है इससे निकलने के लिए। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बच्चों की सख्त ज़रूरत होती है, और कई अच्छे घराने के माँ बाप बच्चों को गोद लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो क्यों ना हम ये बच्चा किसी ज़रूरतमंद कपल को गोद दे दें। समीर का क्वेश्चन ये था कि जब वो अबॉर्शन के लिए रेडी नहीं है तो अडॉप्शन के लिए कैसे रेडी होगी। तो मैंने बोल दिया कि मैं उसकी लीगल गार्डियन हूँ, तो वो तो मैं करवा लूँगी उससे, मगर अडॉप्शन करना है। फिर समीर ने पूछा कि ठीक है, मगर अडॉप्ट कौन करेगा। तो मैंने कहा कि देखो, मुझे एक फैमिली पता है। जब मैं महारानी लतिका का इलाज करने के लिए पैलेस जाती थी तो मुझे महारानी इंदिरा ने बताया कि महाराजा अपनी सगी औलाद को इस राजगद्दी का वारिस नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनको भी ज्योतिष ने कहा कि उनकी औलाद से उन्हें खतरा है। इसलिए वो भी किसी राजघराने के या किसी रईस खानदान के बच्चे को गोद लेके उसी को अपना वारिस बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी सगी औलाद, अपने सगे बेटे को इंग्लैंड भेजा है। तो समीर, तुम राजघराने से आते हो, मतलब तुम्हारी वाइफ राजघराने से आती हैं, और तुम एक रईस खानदान से आते हो, तो रवि तुम्हारा खून है, इसलिए इस बच्चे के अंदर भी वही रईस खून दौड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, मगर तुम्हें इस बारे में बात करनी होगी, पैलेस में भी और तुम्हारे घर पे भी, क्योंकि पार्वती को भी ये बात पता चलनी चाहिए। समीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, मगर उसने जैसे तैसे हामी भरी और फिर वहां से निकल गया, और मैं भी। जब मैं घर गई तो वहाँ पे मालिक मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो हम लोग देख रहे थे कि उस दिन के मेरे अपॉइंटमेंट्स क्या थे। तो मालिक ने कहा कि सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट बचे हैं, क्योंकि मुझे याद था कि 7-8 लोग जनरली मेरे सीज़न के टाइम में मेहंदी लगाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते थे, मगर मालिक ने कहा कि कुछ लोग कैंसिल कर चुके थे अपॉइंटमेंट। मिसेस गुप्ता ये कह रही थी कि उनको मेहंदी से एलर्जी होती है, मगर मेरी मेहंदी से कभी किसी को एलर्जी नहीं हुई, और मिसेस गुप्ता मेरी क्लाइंट रही हैं पिछले 6 सालों से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मगर ये हो नहीं सकता। अच्छा, मिसेस लाल का क्या हुआ? तो बोले कि मिसेस लाल तो, मालिक बोल रहा था कि वो मिसेस लाल तो 1 महीने की छुट्टी के लिए यूरोप चली गई, इसलिए वो मेहंदी
का अपॉइंटमेंट नहीं रख सकती। तो ऐसे करके 2-3 क्लाइंट्स का नाम मैंने पूछा, तो या तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं या फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया ऐम वक्त पे। तो मेरा अपॉइंटमेंट नेक्स्ट था, वो था मिसेस पटेल, जो मेरी बहुत ही लॉयल कस्टमर रही। तो मैं वहाँ पे गई, तो ऐसे ही बातों बातों में मिसेस पटेल ने मुझे पूछा कि लक्ष्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? मिसेस पटेल एक बहुत ही कैरिंग महिला थी। हर रोज़ मुझे बोलती थी खाना वक्त पे खाया करो, ज़्यादा भाग दौड़ मत किया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, सेहत है तो सब कुछ है। मगर आज उन्होंने एक अलग ही तरह का सवाल पूछा कि क्या सब कुछ बराबर है? तो मैंने बोला हाँ जी, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बोले नहीं, मैंने सुना कि तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स कुछ कैंसिल हो रहे हैं और लोग बातें करते हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा लोग क्या बातें करते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके कुक और उनके चौकीदार ने बातें सुनी है कि मुझ पे मेरी क्लाइंट्स ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। कोई कहता है कि मिसेस गुप्ता के घर से चूड़ियाँ चोरी हो गई मेरे जाने के बाद। कोई कहता है मिसेस प्रसाद के घर से एक नेकलेस चोरी हो गया या खो गया मेरे जाने के बाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सुन रही हूँ। पिछले 2-3 दिन से एक से बढ़ के एक मुझे झटके लग रहे थे और मेरा सर चकरा रहा था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब जो मिसेस गुप्ता है या मिसेस प्रसाद है, जो भी है, इन सबको मैं पिछले 5-6 साल से जानती हूँ और सब लोग मेरे लॉयल क्लाइंट्स रहे हैं, और अचानक ऐसे चोरी का इल्ज़ाम लगा देना। तो जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकली और मुझे लगा कि ये कहीं पार्वती सिंह का तो काम नहीं है। तो मैं घर पे बैठ के सोच ही रही थी शाम को कि अचानक मालिक आया। वो थोड़ी देर बातें कर रहा था कि अचानक एक आवाज़ आई, किसी की आहट, मतलब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो मालिक दरवाज़ा खोला और तो मैंने देखा सामने पार्वती सिंह खड़ी थी और मालिक उसके सामने जाके खड़ा हो गया और बोला कि चप्पल निकाल के ही अंदर आ सकती हो। तो उन्होंने चप्पल निकाली, फिर वो वहाँ अंदर आई और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या बात करूं। मालिक चला गया और फिर वो बोली कि देखो, तुम्हारा मैरिज कमीशन ठीक है, मुझे तुम्हें अपॉइंटमेंट सब तुम्हारे कैंसिल नहीं करने थे, मगर परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे तुमसे नाता तोड़ना पड़ा। मगर ये मैरिज कमीशन तुम्हारा है क्योंकि तुमने दोनों फैमिलीज का पैचअप कराया। तो एक बड़ा सा पर्स, भारी भरकम पर्स सरका दिया मेरी ओर और बहुत ही क्रूर नज़रों से बहुत ही मुझे घिरा हुआ बना रही थी। तो वो बोली कि मैंने बोला मैंने तुम्हारा क्या चुराया, क्यों मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैलाती हो? तो उसने कहा मैंने तुम्हारे बारे में कोई भी अफवाह नहीं फैलाई, मगर हाँ, अगर मेरे सामने कोई तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बात किया तो मैंने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारा और मेरा झगड़ा किस बात का है। तुम समीर को छोड़ दो, मैं सोसाइटी में बोल दूंगी कि तुम चोरी नहीं करती हो, तुम चोर नहीं हो, तुम अच्छी हो, और तुम्हारे सारे अपॉइंटमेंट्स तुम्हें वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसका वो पर्स उसी की ओर वापस सरका दिया और उसे कहा कि मैंने तेरे पति के न जाने कितने नाजायज़ बच्चों को इस दुनिया में आने से बचाया है, मेरे चाय की सैशेस की बदौलत। और मैं फटाफट जाके 4-5 सैशेस लाके उसके हाथ में थमा के बोला, ये ले थोड़े और सैशेस, शायद तेरे बेटे के लिए काम आ जाएं, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन ना तो उसका पहला शिकार थी और ना ही वो उसका आखिरी शिकार होगी। पार्वती का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। वो तुरंत बिना पीछे मुड़े वहां से चल पड़ी।
उन दिनों में मुझे बहुत सारे लेटर्स आते थे, क्योंकि राधा और कांता शिमला चले गए थे। शिमला वो जगह है जहाँ पे कांता अपना हर समर बिताती थी, और इस बार तो वो अपना डिलीवरी भी वहीं पे करवाने का प्लान बना चुकी थी। क्योंकि राधा उससे बहुत क्लोज थी और राधा की डिलीवरी भी ऑलमोस्ट सेम टाइम होनी थी, तो वो राधा को भी अपने साथ लेके चली गई। तो शिमला से मुझे लेटर आते थे, और वहाँ पे डॉक्टर जय कुमार, जो समीर के अच्छे दोस्त हैं, वो लेडी ब्रैडली हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, और वहीं पे राधा और कांता का इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर कुमार से मुझे लेटर आते थे राधा के बारे में, वो कितनी अच्छी पढ़ती है, उसका लिटरेचर का नॉलेज बहुत अच्छा है, वो बहुत उसके बारे में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ मुझे मिलना शुरू हो गई थी। और कांता से भी मुझे बहुत सारे खत मिलते थे। हालांकि वो सारे खत राधा लिखती थी, मगर एक बार भी उससे खुद ने मुझे खत नहीं लिखा। वो जस्ट राधा वो कांता से डिक्टेशन लेके वो लेटर मुझे भेजती थी। और अचानक उसी कड़ी में एक टेलीग्राम आया मुझे। टेलीग्राम में यही लिखा था, राधा से टेलीग्राम था, आंटी को आपकी ज़रूरत है, फौरन आ जाओ। दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और देखेंगे कि जब शिमला गई लक्ष्मी तो क्या हुआ। आप जुड़े रहिए, हम वापस तुरंत हाजिर होते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan. अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, a fully accessible reading app for people with dyslexia, low vision और blindness। ये ऐप sectech.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectech.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। वेलकम बैक। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, इतना इमरजेंसी वाला टेलीग्राम क्यों। जब मैं वहां गई तो मैंने जाना कि कांता ने अपना बच्चा खो दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे कंसोल करूं। कांता भी बहुत दुखी थी, राधा भी बहुत दुखी थी, और मैंने अपने जो थोड़े लोशंस वगैरह थे वो उन दोनों को दिए, जिसको जैसी जरूरत थी उन सबको दिए, और हिम्मत बंधाई मैंने कांता की, और राधा को भी समझाया। और 1-2 दिन के बाद राधा की भी डिलीवरी हो गई, और राधा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़का हुआ उसका। शिमला आने से 1 दिन पहले समीर ने मुझे ये बताया कि रानी इंदिरा और महल अमन पैलेस ने जो अडॉप्शन का अरेंजमेंट था उसको मंजूरी दे दी। अगर राधा को लड़का हुआ और उसके हेल्थ पैरामीटर्स, उसका एक बड़ा लिस्ट भी मुझे दिया गया कि इतना वेट होना चाहिए, हार्ट बीट इतनी होनी चाहिए, पल्स, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, उंगलियां इतनी लंबी हो, वो बहुत सारे मेजरमेंट्स थे। वो सब क्राइटेरिया अगर वो बच्चा मीट कर जाए तो पैलेस उसे अडॉप्ट कर लेगी, और उसके बदले में हमें 30,000 रुपये दिए जाएंगे। वो बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो 30,000 मिलेंगे तो राधा की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वो लिख पाएगी बराबर, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएगी। हालांकि मैं बहुत दूर की सोच रही थी, क्योंकि राधा तो 14-15 साल की थी, मगर मैंने
राधा के लिए बहुत सपने देखे थे। तो ये 30,000 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी और उस बच्चे को एक अच्छा घर परिवार भी मिल जाएगा, वो मेरा मानना था। तो जैसे ही राधा को लड़का हुआ, मेरे सर से एक बहुत बड़ा भार मानो उतर गया। मैं मन में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। और डॉक्टर जयकुमार, जो मेरे मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, वो मुझे बार बार लेके जाते थे उनकी क्लिनिक में, जहाँ पे वो शिमला में पहाड़ के लोग आते थे, उनके लिए वो ट्रीटमेंट करते थे। जो पहाड़ी लोग हैं वो इंग्लिश मेडिसिन को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके लिए देसी दवाइयाँ ही सबसे अच्छी हैं और वो देसी दवाइयों से ज़्यादा इंग्लिश मेडिसिन को इम्पोर्टेंस देना पसंद नहीं करते थे। चूँकि मैं देसी दवाइयों से लोगों का इलाज करती थी, हालांकि अभी तो मैं सिर्फ मेहंदी और ये प्रेगनेंसी प्रिवेंशन वाले सैशेस ही प्रोवाइड करती थी, मगर मेरी सास के साथ मैं इलाज करती थी, देसी इलाज। तो चूँकि मैं वो करती थी तो डॉक्टर कुमार मुझे अपनी क्लिनिक लेके जाते थे और बहुत बार पेशेंट्स को मैंने इंग्लिश दवा की ऑल्टरनेट दवाई, देसी दवाई दी और उन्होंने फ़र्क महसूस किया। तो लोग भी मुझे बहुत चाह के बुलाते थे, डॉक्टर कुमार मुझे लेके जाते थे क्योंकि बहुत लोगों को मेरी ज़रूरत थी। तो मुझे भी एक दिलचस्पी होने लगी उस तरह का एक ट्रीटमेंट में। तो राधा का बच्चा होते ही अग्रीमेंट में जैसे लिखा था कि उसे अपने बच्चे से दूर कर देंगे, तो बच्चे को दूर कर दिया गया, एक अलग नर्सरी में रख दिया गया। मगर राधा जिद पे अड़ गई एक दिन कि उसे बच्चे से मिलना ही मिलना है। तो हम लोग बच्चे को उसके पास लेके आए और मैं, राधा और बच्चा, सिर्फ हम तीनों बैठे थे। तो राधा मतलब बहुत ही बच्चे से उसका लगाव हो गया था और वो बहुत कुछ बच्चे के बारे में बोल रही थी कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, क्रिकेटर बनेगा, ऑलराउंडर होगा, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनेगा, हम लोग ये गाना गाएंगे, वो स्टोरी सुनेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे राधा है, उसकी सगी माँ, जो उसके बारे में इतना सोच रही है। तो मुझे लगा कि क्या यही केयर और यही प्यार उसको राजमहल में मिलेगा? उसको बच्चे को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, नहलाने के लिए, सुलाने के लिए बहुत सारी नौकर या नौकरानियां मिल जाएंगी, मगर जब वो रात को डर के उठेगा, क्या कोई उसे प्यार से, दुलार से लोरी सुना के सुलाएगा? वो बच्चा बहुत क्यूट था और मुझे भी उससे थोड़ा लगाव होने लगा, मगर मुझे अब डर भी लगने लगा कि ये बच्चा अब हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारा एक खून, हमारा एक हिस्सा। तो अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे मैं पहले सोचती थी, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको बच्चे की सख्त जरूरत है और कांता ने अपना बच्चा खो दिया और डॉक्टर कुमार ने कह दिया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। तो मुझे लगा कि अगर कांता इस बच्चे को गोद ले ले तो क्या वो बच्चा ज्यादा खुश रहेगा महल से? तो मेरे दिमाग ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि कांता और मानू बहुत ही अच्छे लोग हैं, मन के बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से रखेंगे और उसको वो सारा प्यार, दुलार और वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराएंगे जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। महल में हालांकि सारी सुख सुविधाएं सब मिलेगा, मगर वो प्यार, वो लगाव, वो अपनापन, वो नहीं मिल सकता। तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुरंत राधा से पूछा, राधा रो मत, एक बात बताओ, अगर इस बच्चे को कोई और नहीं, राधा, कांता और मानू गोद ले लें तो क्या तुम्हें लगता है कि वो बहुत अच्छी देखभाल करेंगे इस बच्चे की? राधा की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बहुत जोर से हाँ कहा और जब मैंने मानू और कांता को ये बात बताई, उनसे पूछा कि क्या वो राजी हैं गोद लेने के लिए, तो वो तो मानो खुशी से झूम रहे थे।
उनको बस यही डर था कि क्या राधा पूरी तरह से सहमत है इस बात के लिए। तो हमने कहा हाँ, मैंने और राधा ने दोनों ने आश्वस्त किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो डॉक्टर कुमार आए, वो बोले कि पैलेस के पेपर्स आ गए, साइन करने हैं अडॉप्शन के लिए। तो मैंने डॉक्टर कुमार को ये बात बताई कि हम चाहते हैं कि राधा और रवि का जो बच्चा है उसे कांता गोद ले ले। तो डॉक्टर कुमार ने कहा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने पैलेस को जुबान दी है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हैं, इसमें कोई एक दो आप एडजस्ट कर दें या कुछ भी कर दें, ताकि उनको भी, पैलेस को भी बुरा नहीं लगे और हमें भी बुरा ना लगे, किसी को भी दिल में ठेस ना पहुंचे और बात भी हमारी बन जाए। तो डॉक्टर कुमार ने पेपर्स देखे, रिपोर्ट सारी देखी और बच्चे की हार्ट बीट को थोड़ा कम करके लिख दिया और साथ में एक लेटर लिख दिया पैलेस के डॉक्टर को कि वो बच्चा हुआ, लड़का हुआ राधा को, मगर सारे पैरामीटर्स उसके बराबर हैं, मगर उसका जो हार्ट बीट है वो थोड़ा वीक है, इसके लिए उसकी लाइफ स्पैन, जिंदगी मतलब उम्र उस बच्चे की कितनी होगी उस पर एक डाउट है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस बच्चे को अडॉप्ट ना करें। तो ऐसा उन्होंने लिख दिया और बस हमारा काम बन गया और मैं वहाँ से निकल के आ गई, क्योंकि अभी राधा, कांता और मानू थोड़ी दिन वहाँ पे गुजार के आने वाले थे। वापस जयपुर आने के बाद मेरी जिंदगी की पुरानी तकलीफें मानो मेरे सामने फिर से आके खड़ी हो गई। अब मेरे पास काम भी नहीं था और खाने के लिए पैसे भी नहीं। मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो चुके थे और साड़ियां तो कहीं कहीं से फटने भी लगी थी। मालिक अब भी एक वफादार मित्र की तरह मेरे साथ था। हालांकि वो मेरे लिए काम नहीं करता था, फिर भी वो रोज मुझसे मिलने आया करता था, ये देखने के लिए कि क्या मैंने बराबर खाना खाया या नहीं खाया। वो अभी भी पैलेस से अच्छा खाना लेके आता था, क्योंकि उसे एक कमीशन के तौर पे मिलता था। जैसा कि आप जानते हैं, वो पैलेस के कुक को सस्ती सब्जियां, मेवा, फल, दालें, घी, तेल दिलाता था। उसके बदले पैलेस वाले उसको अच्छा खाना बना के देते थे। तो उसी टिफिन से वो मेरे लिए भी खाना लाता था, मगर मेरा खाने का मन नहीं करता था। मेरी तो जिंदगी जैसे थम सी गई थी। 1-2 हफ्तों के बाद मानू, राधा और कांता वापस जयपुर आ चुके थे, मगर मैं अपनी तकलीफों में इतनी तल्लीन हो गई थी या इतनी खो गई थी कि मैं उनके पास जाके उनसे मिलने की हिम्मत ना जुटा सकी। चूंकि राधा का बच्चा कांता के परिवार में पल रहा था, तो राधा वो उन्हीं के वहां पे काम करने लगी, ऐसे नर्स, ऐसे नैनी। एक दिन रास्ते में मुझे नीम के तेल बेचने वाला मिला था, जिसे हम अक्सर नीम का तेल खरीदा करते थे। उसने बताया कि उससे 200 रुपये बाकी है मेरे पास तो पैसे थे नहीं। तो मैंने अपने हाथ खोल के ये बताया कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, उसे इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार नहीं होता मैडम जी, या तो पैसे दे दो, नहीं तो मेरी घरवाली को मेहंदी लगाओ। तो मैंने उसकी वाइफ को मेहंदी लगाने के लिए हाँ भर दी। हाथ पैर पे नहीं, उसकी छाती पे लगानी पड़ेगी। ऐसा प्रस्ताव मैंने कभी नहीं सुना था। मेहंदी भला कोई वहां कैसे लगाता है? तो मैंने कहा हाथ पैर पे ही मेहंदी लगाते हैं, और कहीं पे मैंने तो कभी मेहंदी नहीं लगाई किसी को। अजी उधार तो तुम्हें देना है और मुझे लेना है, तो फैसला मैं करूंगा मुझे कैसा लेना है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने उसकी बात मान ली। अगले दिन मैं उसके घर पे गई और एक कमरे में उसकी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी।
वो एक बहुत ही शांत सहमी सी औरत थी। मुझसे नजरें मिला के बात करने तक की हिम्मत नहीं थी उसमें। मैंने जैसे ही अंदर गई, दरवाजा थोड़ा सा बंद करके मैं उसकी छाती पे मेहंदी लगाने लगी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसका हस्बैंड भी अंदर आ चुका था। तो मैंने कहा कि ये प्राइवेट मोमेंट है, मैं मेहंदी लगा रही हूं। अरे बीवी तो मेरी है, नया थोड़ी देख रहा हूं कुछ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि तुम बाद में देख सकते हो, अभी मुझे अपना काम करने दो। मैं फिर बता रहा हूं कि उधार तुम्हें देना है और मुझे लेना है। ऐसा कह के वो मेरे पीछे बैठ गया और मैं मेहंदी लगाई जा रही थी और उसकी बीवी तो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। अचानक मुझे अपने पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो अपनी धोती के अंदर हाथ डाल के न जाने क्या कर रहा था। मुझे वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही मैं उठ के भागने लगी, वो मेरा हाथ पकड़े खींचने लगा। कह रहा था कि अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है, पूरी मेहंदी लगा के जाओ, नहीं तो 200 रुपये लौटाओ। मैंने उसको जोर से धक्का देके वहां से निकल गई, मगर उस कश्मकश में मेरी मेहंदी का जो बॉल था वो गिर गया और चकनाचूर हो गया। मेरी सासू माँ की वो एक ही निशानी थी, वो बॉल जिसमें मैं इतने सालों से मेहंदी मिला के सबको लगाया करती थी। उस जैसे बॉल तो मानो बाजार में बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर वो स्पेशल था, मेरी सासू माँ की निशानी थी। तो मैं उस टूटे हुए बॉल को, जैसे टुकड़े टुकड़े हो चुका था, उसको जैसे तैसे करके अपने हाथों में लिया और अपनी बैग में डाल के वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल गई। मैं भागी 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 बाजार तक पहुँच गई थी। एक मोड़ पे आके मेरा सर चकराने लगा और मैं उल्टी करने लगी सड़क के किनारे। तभी एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज मेरा हाथ पकड़ के, क्या हुआ जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? तो मैंने सर उठा के देखा तो वहां पे लल्ला खड़ी थी। वही लल्ला जो पार्वती सिंह के वहां काम करती थी। उन्होंने मेरे मुंह पहुंचा और बात की। तो मैंने पूछा कि क्या आप अभी पार्वती सिंह के काम नहीं करती? तो फिर उसने बताया कि उसकी भतीजी, जिसको पार्वती के बेटे रवि सिंह ने प्रेग्नेंट कर दिया, उस बदनामी के डर से या अपने बेटे को बदनामी से बचाने के लिए पार्वती ने लल्ला और उसकी भतीजी को घर से निकाल दिया। उसने ये बताया कि जब वो अपने भाई के पास उसकी भतीजी को लेके गई तो उसके भाई ने भी अपनी सगी बेटी को घर में लेने से इनकार कर दिया। मगर बहुत सारी मान मनवल के बाद वो अपनी बेटी को घर तो ले गया, मगर किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी। लल्ला ने यह बताया कि उसका भाई किसी की भी नहीं सुनता, वो बहुत ही रसूखदार बिल्डर है। तो मुझे जैसे ये बिल्डर सुनाई दिया, जैसे ही मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये कहानी थोड़ी मिलती जुलती है। मुझे अचानक याद आ गया, तो मैंने पूछा, क्या तुम्हारा भाई बिल्डर नाराया तो नहीं है कहीं? उसने कहा हाँ वही है। फिर उसने आगे बताया कि जब उस लड़की के पति को पता चला कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उसने उसे घर से निकाल दिया। फिर एक दिन उसने अपने आप को जला के खुदकुशी कर ली। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या कहूं। इन रईसजादों की वैश्यपन के आगे न जाने कितनी गरीब लड़कियां अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। शुक्र है मेरी बहन को मेरे जैसा एक गाइड, कांता जैसा एक फ्रेंड मिल गया, नहीं तो उसका भी वही हश्र होता जो लल्ला की भतीजी का हुआ। तो ये सब सुन के फिर मैं अपने घर की ओर जा रही थी
अचानक मुझे मालिक रास्ते में मिल गया। उसने कहा कि आंटी बॉस दीजिए, मैं आपकी बैग को लेके आता हूँ। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ अब। उसने कहा अरे आंटी बॉस, कुछ भी हो जाए आप तो मेरी बॉस ही हैं। तो मेरी तकलीफों के बारे में मालिक जानता था, तो उसने बोला आप क्यों इधर इतनी तकलीफ देख रही हैं, ये शहर छोड़ दो। शहर तो छोड़ दो मगर जाऊंगी कहाँ? अरे कहीं भी चले जाओ, क्या है, करूंगी क्या? जो यहाँ पे करती है वही करना आप, मैं आपके साथ चलूंगा आंटी बॉस। ये जयपुर शहर आपको काम नहीं करने देगा, मगर दूसरे शहरों में तो आपकी डिमांड बहुत होगी ना, वहां पे नई से शुरू करना। मुझे अच्छी लगी उसकी बात। मैं अपने घर से 15 साल पहले निकल के एक बहुत ही कामयाब औरत बनना चाहती थी। मैंने कामयाबी भी पाई, बहुत सारे उच्च कोटि के लोगों से मिला हुआ, बड़े बड़े घरों में जाना, उठना बैठना सब कुछ। मुझे लगा कि एक घर बन जाए तो अच्छा है, घर भी बन गया। मगर उस घर से मुझे क्या मिला? क्या ये घर ही है जो इस बात का प्रतीक है कि मैं सक्सेसफुल हूं? तो मुझे लगा कि जो मालिक कह रहा है वो बात सही है। और उन दिनों मुझे डॉक्टर कुमार से बहुत सारे खत भी आ रहे थे, जिनमें वो अक्सर लिखा करते थे कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे बारे में पूछते हैं, जिनको भी मैंने देसी दवाइयाँ दी है उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और वो मुझसे बार बार ये कहने लगे आजकल की उनकी हॉस्पिटल के पीछे एक मेडिसिनल गार्डन वो बनाना चाहते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे एक कंसल्टेंट के तौर पे उनके साथ काम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा एक लेटर में कि मुझे पता है लक्ष्मी, तुम्हारी माली हालत ठीक नहीं है, वैसे बुरा मत समझना। जब कांता ने तुम्हारी बहन का प्रेगनेंसी के बाद डिस्चार्ज के टाइम उसका फीस पे करने का प्रपोजल दिया, तो मैंने पूछा क्या हुआ, आप क्यों पे कर रही हैं? तब मुझे कांता ने बताया कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा काम भी नहीं है, तो क्यों तुम यहाँ पे अपना हुनर नहीं दिखा सकती? नॉट एज ए हेना आर्टिस्ट बट एज ए हीलर। बस मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मैंने तुरंत जवाब दे दिया कि हाँ मैं आऊँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सोचती तो फिर शायद मेरा मन बदल जाता। तो उस लेटर को फटाफट मैंने जवाब दे के लेटर का उसे पोस्ट कर दिया, और तुरंत एक और लेटर लिखा समीर को, ये बताने के लिए कि समीर मुझे अपना घर बेचना है। औरत होने के कारण मैं अपना जो एडवर्टाइजमेंट है या मार्केटिंग है घर की अकेली नहीं कर पाऊंगी, तो शायद अगर समीर हेल्प कर दे तो ये मेरा घर बेचना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 2-4 दिन के बाद समीर के घर से एक खत आया। वो समीर ने नहीं बल्कि पार्वती ने लिखा था, प्रिय लक्ष्मी, मुझे पता है कि तुम समीर को खत लिख के अपना घर बेचना चाहती हो। उस घर को बेचना मत, बल्कि मुझे दे देना। तुम्हारा जो भी पैसा है मैं तुम्हें दे दूंगी। तो थोड़े दिन के बाद पार्वती ने उस घर के पैसे भिजवा दिए और हमने उस घर को पार्वती को बेचने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। तो प्लान ये था कि मालिक और मैं जाएंगे। तो मैं कांता से मिलने गई एक बार, तो मैंने राधा को भी बोला कि देखो हम लोग जा रहे हैं शिमला, वहीं पे रहेंगे। और डॉक्टर कुमार का जो भी प्लान था मैंने राधा को बताया, और ये भी कहा कि मालिक भी हमारे साथ जा रहा है। और मैंने राधा को ये भी पूछा कि राधा से कि अगर वो चाहती है तो वो भी हमारे साथ चल सकती है। तब मैंने थोड़ा महसूस किया कि राधा अपने बच्चे को लेके थोड़ा पॉसेसिव हो रही है, क्योंकि वो कांता को दूध पिलाने के लिए वो देने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थी बच्चे को। जब कांता हॉल में कहीं पे भी जाती अपनी सास के पास, तो ये चुपके से बॉटल का दूध पिला देती थी बच्चे को, ताकि बच्चा कांता का दूध ना पिए और वो बॉन्ड ना बने। हालांकि मैंने कुछ कहा नहीं, मगर अपने मन में ये बात दबा के मैं आ गई। मैंने ये राधा पे छोड़ दिया कि अगर वो आना चाहती है तो हमारे गांव जाने से एक दिन पहले आ सकती है, आके हमें ज्वाइन कर सकती है। तो 1-2 हफ्ते के बाद सारी पैकिंग हो गई थी। तो हमारे गांव जाने के एक दिन पहले राधा आई। राधा आके बहुत सिसक के रोने लगी, और उसने ये गलती मानी कि वो थोड़ी पॉसेसिव हो रही थी बच्चे के लिए, और वो डिलिबरेटली एक गैप क्रिएट कर रही थी कांता और बच्चे के बीच में, ताकि
उसका बच्चा कांता से ज़्यादा लगाव ना रखे, मगर वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके पता था कि वो गलत है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो फिर राधा ने कहा कि शायद जीजी मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि मैं आपके साथ आ जाऊं और बच्चे को कांता आंटी के पास ही छोड़ दूं। तो इस तरह हम लोग अगली सुबह शिमला की ट्रेन पकड़ के शिमला पहुंच गए और वहाँ पे देखा तो डॉक्टर कुमार और बहुत सारे वहाँ पे लोकल लोग ढोल नगाड़ों के साथ हमारे स्वागत के लिए तैयार थे। और बस वहीं से एक हेना आर्टिस्ट से एक हर्बल हीलर बन गई मैं, और कांता और मालिक अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने लगे। और पता नहीं, कुमार एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे दोस्त भी हैं, और हम दोनों की जो केमिस्ट्री है, एक एलोपैथी हीलर और एक हर्बल हीलर, लोकल लोगों को शायद बहुत फायदा पहुंचाए और हमारी जिंदगियों में भी एक नया पहनापन, एक विविधता, एक खुशी की लहर लेके आएगी। तो दोस्तों, ये थी द हेना आर्टिस्ट बाय अलका जोशी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नॉवल आपको बहुत पसंद आई होगी। रेडियो में प्रेजेंट करने के कारण बहुत सारी बातों को हम ऐड नहीं कर पाए, छोटी मोटी बातों को, फिर भी देखिए ना 5 एपिसोड्स बन गए। तो अगले हफ्ते हम एक नई नॉवल के साथ हाजिर होंगे, एंड एज आई प्रॉमिस्ड इट विल बी अ हॉरर स्टोरी, पैरानॉर्मल हॉरर। तो जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड वेट फॉर a new novel to commence next week. Until then, keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.